प्रोग्राम आहे त्याच्यात 3 महिने प्रत्येक रेसिडेंट ऑल ओव्हर इंडिया एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलला जाऊन पोस्टिंग करतो. तर त्या डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंगला जे सोबतच सर्व रेसिडेंट, जसं ऑप्थॅल्मॉलॉजीचं हॉस्पिटल आहे तर त्या ऑप्थॅल्मॉलॉजी हॉस्पिटलला जे रेसिडेंट राहतील, सोबत बाकी पण रेसिडेंट राहतील त्या डिस्ट्रिक्टचे. तर मुंबई जिल्ह्यातले BMCचे रेसिडेंट, जेचे रेसिडेंट सर्व एकसाथ पोस्टेड राहतात. तर जेव्हा जेचे रेसिडेंट तिथे गेले आहे डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंगला, तेव्हा सोबतचे जे नायर, सायन, KEMचे रेसिडेंट आलेले, त्यांनी 10-15 कॅटरॅक्ट सर्जरी स्वतः इंडिपेंडंटली केलेल्या आहे. आणि ते जे रेसिडेंट तेव्हा तिथे जातात तेव्हा त्यांनी कॅटरॅक्ट बघितलेला नसतो ऑपरेशन, तर त्यांना पुढे पण कटिंग नाही भेटत. ते जे डिस्ट्रिक्टवाले म्हणतात की हे जेवाले रेसिडेंट आहे यांनी काही केलेलं नाही, तर आपण यांना पुढे कसं काय देऊ शकतो? तर हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे. ही वर्षानुवर्ष चालू आलेली डिक्टोरियलशिप आहे, हुकुमशाही चालू आहे. ही आम्ही तुमच्यासमोर ठेवतो आहे की आम्हाला न्याय पाहिजे. आप उनसे पूछिए एक बार, लहाने सर से आप ये पूछिए, हाँ आप ये लहाने सर से पूछिए बाकी कॉलेजेस में कैसे सिखा रहे हैं और आप क्यों नहीं सिखा रहे हैं, ये पूछिए ना लहाने सर से. पुन्हा एकदा विचारा. डॉक्टर लहानेंनी अजून असा आरोप केलेला आहे की सध्याच्या ज्या डीन आहेत पल्लवी सापळे त्या तुम्हाला भडकवत आहेत निवासी डॉक्टरांना. तर तुमचं काय म्हणणं आहे? मॅडम, ऑप्थॅल्मॉलॉजीचा प्रॉब्लेम होता, ऑप्थॅल्मॉलॉजीवाले माडकडे आले, माडनी तो प्रॉब्लेम पुढे डीनकडे ठेवला. सगळ्या लेवलवर आम्ही गेलो, फक्त डीनकडेच आम्ही नाही गेलो. तेच लेटर माडनी, जे माडनी DMERला फॉरवर्ड केलं, सेक्रेटरीला फॉरवर्ड केलं, नॅशनल मेडिकल काउन्सिलला फॉरवर्ड केलं, महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलला, MUHSला फॉरवर्ड केलं आहे. तर हा प्रॉब्लेम आम्ही सर्व लेवलवर ठेवला आहे. तर त्याच्यामुळे जो प्रॉब्लेम आहे प्रॉपर चॅनलने आम्ही पुढे ठेवला आहे. त्याच्यामुळे असं काही पॉलिटिक्स असेल पण तर आम्हाला त्याचं घेणं देणं नाही आहे. आमच्या रेसिडेंटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईपर्यंत माड त्यांच्या मागे उभा आहे, माड त्याच्या मागून हटणार नाही आहे. रेसिडेंटचे प्रॉब्लेम भूमिका काय असणार आहे? समजा त्यांचे राजीनामे फेटाळले तर तुमची भूमिका काय? आम्ही आमचं स्ट्राईक अजून इंटेन्सिफाय करू मॅम. जे माड सेंट्रल माडकडे येईल आणि ते स्ट्राईक आम्ही अजून इंटेन्सिफाय करू इच्छू, कारण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणं खूप गरजेचं आहे. असे प्रॉब्लेम महाराष्ट्रात पण इतर कुठे असतील तर आम्ही बाकी रेसिडेंटला पण आवाहन करू की त्यांनी पुढे या आणि हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं जरुरी आहे. रेसिडेंट शिकायला येतात, मेडिकलचे विद्यार्थी शिकायला येतात, त्यांचं शिक्षण पूर्ण झाले पाहिजे, कारण तेच भविष्याचे डॉक्टर्स आहेत. आताचे जे डॉक्टर आहेत ते ऑलरेडी एक जनरेशन झालेली आहे, त्यांनी आम्हाला शिकवायला पाहिजे. त्यांचे स्वतःचे रेकॉर्ड पूर्ण होत आहे, वेल अँड गुड, आम्ही त्याच्या अगेन्स्ट नाही आहे. आम्ही हे फक्त त्यांच्याकडून हे इच्छितो की त्यांनी त्यांच्यासोबतच जे नवीन जनरेशन आहे डॉक्टर्सला, त्यांनी जे एक्सपिरियन्स कमवला इतक्या वर्षात तो आमच्यापर्यंत पोचव. या जे नवीन ब्रिलियंट माइंड्स इथे येतात जेला, त्यांचे पूर्ण सर्जिकल डिमांड्स पूर्ण करा. पण आम्ही पण कुठेतरी बाकी OPD असतील, ICU असतील, इकडे काम करतात. तुमच्या संपाचा नाहक बाकी रुग्णांना परिणाम होतोय, हा एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर त्यामुळे मॅम, आम्ही त्याच्यासाठी सर्व इमर्जन्सी सर्व्हिसेस चालू ठेवलं आहे. कोणतीच इमर्जन्सी सर्व्हिस बंद नाही आहे. फक्त इलेक्टिव्ह सर्जरीज किंवा इलेक्टिव्ह प्रोसिजर जे असतात ज्याच्यासाठी पहिले डेट देतो आपण, त्या फक्त बंद आहे. बाकी सर्व इमर्जन्सी सर्व्हिस चालू आहे. सर्व डिपार्टमेंटचे डॉक्टर्स इमर्जन्सी, कधी कोणताही पेशंट इमर्जन्सीमध्ये आला तर त्याच्यासाठी आम्ही डॉक्टर लोक नेहमीसाठी राहू. तुम्ही आवाज उठवल्यावर तुमच्यावर दबाव टाकण्याचा कोणी प्रयत्न केला? मॅम, भरपूर दबाव असतो रेसिडेंटला. डॉक्टर लहानांचे मुलगा सुमित लहाने येऊन सर्वांना धमकी देऊन गेले की हे सर्व काय चालू आहे, हे सर्व कंप्लेंट्स मागे घ्या, हे कुठपर्यंत चालू होणार आहे, याच्याबद्दल रेसिडेंट तुम्हाला सांगतील. आमचा जो या संपाचा दुसरा विषय आहे तो आहे की जो JR1 म्हणजे जे कनिष्ठ जे आपले ज्युनियर रेसिडेंट आहेत, जे पहिल्या वर्षाचे आहेत, त्या पहिल्या वर्षाचे जे रेसिडेंट आहेत त्यांचे ॲडमिशन होऊन 7 ते 8 महिने उलटलेले आहेत. आमच्या मुलांचे जवळपास इथे JJमध्ये 280 असे पहिल्या वर्षाचे विद्यार्थी आहेत. त्यांचे ॲडमिशन मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात झालेले होते आणि ऑक्टोबर ते आत्ताचा महिना चालू आहे मे. आणि ह्या महिन्यामध्ये आम्हाला पहिल्याच्या 3 महिन्याचं जे स्टायपंड आहे अनुक्रमे नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी, हे आम्हाला आत्तापर्यंतसुद्धा मिळालेलं नाही आहे. आम्ही वेगवेगळे फॉलोअप्स घेतले. आम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं की हा एक ओव्हरलॅपिंगचा इश्यू आहे. ओव्हरलॅपिंग म्हणजे की मागच्या वर्षी ज्या मुलांचे ॲडमिशन झाले होते आणि त्यामध्ये कोविड असा एक इमर्जन्सी इश्यू आला, त्यामुळे आमच्या एक्झाम्स पोस्टपोन झाल्या आणि पोस्टपोन झाल्यामुळे रिझल्ट लेट लागले आणि ॲडमिशन पण लेट झाले. त्यामुळे काय झालं की त्या वर्षामध्ये, एकाच वर्षामध्ये ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी ह्या 3 ते 4 महिन्यामध्ये देखिए, हम लोग जूनियर रेजिडेंट 2 है, सेकेंड ईयर रेजिडेंट से. हमारा सबसे पहले ये पॉइंट है कि MS जो होता है दैट इज़ मास्टर ऑफ सर्जरी. यहाँ पे जो चल रहा है वो BS है, वो है बेगिंग फॉर सर्जरी. 3 साल हमारा भीख मांग मांग के निकल जाता है सर्जरी के लिए, ज़्यादा कुछ सर्जरी मिलता नहीं है हमें. अभी जो चल रहा है, हमें जितना समझ में आ रहा है, इधर 3 डाइवर्जन टैक्टिक्स यूज़ किया जा रहा है.
सबसे पहले रेजिग्नेशन का, जो फॉर्मली हमारे डीन ऑफिस में कुछ आया नहीं है जिसका। दूसरी बात है कि कुछ रेजिडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है कि ये लोग तो बाकी सबको भड़का रहे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी ने कल एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें 28 के 28 रेजिडेंट ने इस चीज़ को नाकारा है और सबने ये बताया है कि सब 25-26 साल के लोग हैं, सब MBBS पास करके लोग हैं, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ करेगा। तीसरा पॉइंट है कि ये कुछ एक्यूजेशंस किया लगाए जा रहे हैं कि डीन हमने इन्फ्लुएंस किया है वगैरह वगैरह। हम कहना चाहते हैं कि डीन ने हमें कभी भी अप्रोच नहीं किया इस चीज़ को लेके, हम लोग बर्दाश्त करने नहीं पा रहे थे, इसके लिए हमारे पूरे सारे रेजिडेंट्स मिलकर डीन को अप्रोच किए और डीन को हमारे कंप्लेंट्स बताए। उसके बाद जो हमारे तरफ से हमने जितना करना था किया और बाकी का आगे का इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो जे एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक समझा वो लोग ने किया। अभी रही बात जे ऑफ्थल में क्या होता है, तो यहाँ पे सर्जरी कुछ नहीं मिलता हमें। ये जो बात कल मीडिया में कहा है डॉक्टर टीपी लाने सर ने कि फर्स्ट ईयर 6 महीने के होते हैं, इनको हम लोग सर्जरी नहीं देते। पहली बात तो फर्स्ट ईयर 6 महीने के है, सेकंड ईयर 12 महीने के ऊपर हो चुके हैं और हम लोग को सारे 28 लोगों को मिलकर एक सर्जरी का स्टेप भी नहीं मिला है मोतीबिंदु का। हम लोग को अंदर आधे लोग अंदर OT के अंदर स्क्रब पहन के गए भी नहीं है, OT देखा भी नहीं है आधे लोगों ने। दूसरी बात, इनका जो ये क्लेम है कि कुछ सीनियर्स ने इनका 12 लोग का सीनियर बैच है हमारा थर्ड ईयर का, तो उनका कहना है कि 12 लोगों ने सिग्नेचर करके दिया कि उन लोगों ने सारे सर्जरी किया। मेरा सीधा सवाल है, 12 लोगों में से 4-5 लोग बॉम्बे में थे ही नहीं, कोई पुणे में था, कोई कहीं और था, कुछ था, तो इनका सिग्नेचर आया कहाँ से? ये सिग्नेचर का इंक्वायरी होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, ये जो स्टाफ मामा मौसी जितने भी स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सब से भी सिग्नेचर लिया। इन्होंने हमें आके कांटेक्ट किया और इन्होंने हमें बोला कि इनको लेटर दिखाया भी नहीं था, कोरा कागज़ पे इनका सिग्नेचर लिया गया। उनको ये बताया गया था कि हमने उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया, ये क्या कि उनका सिग्नेचर लिया गया। तो ये सरासर उनका जो भी सिग्नेचर वगैरह वैलिडिटी खत्म हो जाता है यहाँ पे, और ये क्राइम है लोगों का ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर लेके उसको गलत चीज़ के लिए यूज़ करना। ये जो 12 रेजिडेंट का बोल रहे कि इनको सिग्नेचर लिया है लोग ने और इनको सर्जरी आता है, हम लोग का कहना है कि यहाँ पे सामने ऑफ्थल का ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे 12 रेजिडेंट को लेके आओ, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में आप भी जाओ, आप बाहर खड़े रहो OT के और इनको बोलो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कैटरैक्ट सर्जरी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन करके बताए। हमारा गारंटी है 12 में से 5-6 तो कर ही नहीं पाएंगे, उनको पहला स्टेप ही नहीं दिया गया, क्या सर्जरी करेंगे वो लोग। बाकी जो है, बाकी सर्जरी का तो हो गया। एकेडमिक्स में जीरो एकेडमिक्स, कोई केस डिस्कशन नहीं, OPD वार्ड में कहीं पे कोई केस डिस्कशन नहीं, कुछ थियरी जर्नल क्लब CME कुछ भी नहीं। डॉक्टर रागिनी पारेख खुद बॉम्बे ऑफ्थेल्मिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, इसके बावजूद हमें कोई कॉन्फ्रेंस में एक्सपोजर नहीं मिलता। लास्ट ईयर मुंबई में AIOS जो होता है, ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी का जो कॉन्फ्रेंस होता है वो होल्ड किया गया था और हम लोग मुंबई के होके हम नहीं जा पाए, जबकि हमारे जो दूसरे बैचमेट्स है, कोजेआर्स है, लखनऊ से, कोई दिल्ली से, कोई कोलकाता से, कोई चेन्नई से, वो लोग आके फोटो डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। हमें दिख रहा है कि वो आके गए और हम खुद यहाँ पे जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ था, वहाँ पे नहीं जा पाए। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें नया नया तरीका पता पड़ता है कि ऑफ्थेल्मोलॉजी में क्या न्यू रिसेंट एडवांसेस हुए, उससे हमें सीखने मिलता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो इनको कोई पढ़ लेना, इनका प्रायोरिटीज़ में ही नहीं आता हमारा एजुकेशन, हमारा एकेडमिक्स। इनके लिए रेजिडेंट्स आर टूल्स। इनका एक कैटरैक्ट फैक्ट्री चल रहा है, इनको अपने नंबर से मतलब है, इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, नेशनल रिकॉर्ड्स बनाना है, अवार्ड्स लेना है, और हम टूल्स है। हम सीखे हम ना सीखे, दैट इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस टू देम। ये हम ओपन क्लेम करते हैं। हमारा क्लेम आप वैलिडेट कर सकते हो। 2016-17 में भी ये स्ट्राइक हुआ था। आज के डेट में यूट्यूब पे उसका वीडियो है, 70,000 के ऊपर व्यूज़ है उसको, 72,000 व्यूज़। उसके अंदर नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए। change.org, उस पर एक पिटिशन फाइल किया गया था कि यहाँ पे जेजे में क्या होता है 2016-17 में। उसमें 1756 कमेंट्स है। उसमें सारे रेजिडेंट्स 1996 के बैच से लेकर आज तक 2016 के क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है। किसी के वाइफ डॉक्टर थी यहाँ पे, उनके हस्बैंड ने लिखा है। किसी एक का ऐसा एग्जांपल था कि उनके वाइफ को एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि इम्प्लांटेशन यूटेरस में नहीं होकर कहीं और इम्प्लांटेशन होता है, वहाँ पे उनका प्रेगनेंसी हुआ था और उसके कॉम्प्लिकेशंस आए थे, तो उनको वहाँ पे जाने भी नहीं दिया गया था। उनको बहुत गलत चीज़ें बोला गया था। आप लोग कमेंट खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लगे तो वैलिडेट कीजिए। जब हमने ये सब कंप्लेन किया, हमें 2000 बैच, 2003 बैच, 2007 बैच सबके लोगों ने कॉल करके बोला कि भाई ये आज तक चल रहा है, ये तो हमने भी फेस किया था, बट लहाने सब तो रिटायर हो गए। ये जो उनका भी कहना है कि वो कोई तो नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम या स्टेट इरेडिकेशन कैटरैक्ट इरेडिकेशन प्रोग्राम में है और उसके कोऑर्डिनेटर है और उसके उनको मिलता है कि ये कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारा कहना है आप कहीं पे भी ऑपरेट कीजिए। आप सिंगुलरली सिर्फ जे ऑफ्थेल्मोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उसमें क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? आप पिछले 7-8 महीने से यहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कैंप के लिए आप ऑपरेट कर रहे हैं। जून में अगर कोई कैंप नहीं भी होता है, आपका हफ्ते में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपका OT रहता है, हर हफ्ते आप ऑपरेट करते हो। आप ऑपरेट करते हो, अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छा है, आप उनका कैटरैक्ट इरेडिकेट कर रहे हो, तो हमें भी सिखाओ।
अगर पूरे स्टेट में अगर जे हॉस्पिटल जो कि एपेक्स इंस्टीट्यूट है, सबसे उच्चतम इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर आप सबसे नंबर ऑफ सर्जरी भी ज़्यादा हो रहा है और फिर भी अगर आप हमें कैटरैक्ट का सर्जरी, बेसिक सर्जरी, अगर कैटरैक्ट सर्जरी इज लाइक ब्रेड एंड बटर, मतलब दाल चावल बिरयानी नहीं होता कैटरैक्ट सर्जरी। एक ऑफ्थेल को सर्वाइव करने के लिए कैटरैक्ट सर्जरी आना चाहिए। अगर आप हमें कैटरैक्ट सर्जरी के एक भी स्टेप नहीं सिखाते हो तो आगे जाके हम क्या करेंगे 3 साल बाद? ये हमें सोचा है कि हम क्या करेंगे आगे जाके। हमने जब हमारे सीनियर्स को फ़ोन करके पूछा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, तो उनका कहना है कि भाई हम 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए दे के बाहर पेड फेलोशिप, पैसे दे के फेलोशिप कर रहे हैं, जिसमें हमें बेसिक कैटरैक्ट सर्जरी जो हमें MS के डिग्री में सीखना चाहिए था वो हमें वहाँ पे पैसे दे के करने पड़ रहे। ये कैसा इंसाफ है? इसके अलावा OPD में, भरे OPD में हमारे मेजॉरिटी रेजिडेंट्स फीमेल रेजिडेंट्स है, नारी रेजिडेंट्स है, उनको अपशब्द कुछ भी बोला जाता है, गधा, मूर्ख, गाढ़व, छक्का, ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट ये मुझे लगता है आप मीडिया तक पहुंचना चाहिए कि किस तरह ट्रीटमेंट मिलता है। जो मुंह में है वो बोला जाता है कि तुम बैठे क्यों हो, छक्के की तरह ताली मार रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे सब कुछ भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, लैंग्वेज दैट डज नॉट सूट अ प्रोफेसर, ये हमारे फीमेल रेजिडेंट्स को बोला जाता है। हमने कई बार देखे हमारे फीमेल रेजिडेंट OPD में कहीं कोना पकड़ के रो रहे हैं क्योंकि मेंटली ले नहीं पाते। कुछ लोगों ने साइकियाट्रिक OPD में जाके मेडिकेशन OPD पेपर निकलवाया कि भाई हमें हेल्प चाहिए, हमें मेंटल एंजाइटी हो रहा है, हमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो रहा है। कुछ लोगों ने खुद से वॉलंटरीली पेरीफेरी में, जहाँ पे कोई फैकल्टी नहीं है, जहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं है, वहाँ पे वो लोग गए क्योंकि उनके लिए वहाँ पे जाना ज़्यादा ईजी था, भले ही एकेडमिक लॉस हो, क्योंकि वहाँ पे टॉर्चर तो नहीं हो रहे वो लोग, वहाँ पे चले जाते हैं लोग। पेरीफेरी में कोई फैकल्टी नहीं है, पेरीफेरी में कोई SR नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे। सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ख़राब नहीं है, अगर पेशेंट आता है, वो पेशेंट को एक जो रेजिडेंट ने ना कोई सर्जरी किया ना कुछ किया, वो अगर ट्रीटमेंट करेगा तो पेशेंट का भी कहीं ना कहीं तो हैम्पर होगा। ये सोचिए कितना ये पेशेंट हैम्पर भी हो रहा है। पेशेंट ये जो खुद बोलते रहते हैं कि हमें पेशेंट हेल्थ केयर हमारा प्रायोरिटी है, पेशेंट को कुछ खराब नहीं होना चाहिए, हम इसीलिए डॉक्टर्स को नहीं देते क्योंकि पेशेंट का आँख खराब करते हैं। अरे आपको इतना चिंता है, आप सेंट जॉर्ज GT में क्यों नहीं लगाते किसी फैकल्टी को पोस्टेड? वहाँ पे आपको पेशेंट नहीं दिखता, वहाँ पे नहीं दिखेगा। इनका बेसिक एजेंडा एक ही है, कैटरैक्ट सर्जरी का नंबर बढ़ाना, और इनका कुछ नहीं है। इसके अलावा जो जूनियर JR1 है, जो भी डिपार्टमेंट के खर्चे आते हैं, डिस्चार्ज कार्ड हो, बैचेस हो, शील्ड हो, इसके खर्चे इनको JR1 को पे करना पड़ता है। इनको कोई बोलता नहीं कि उनको बोलते हैं डिस्चार्ज कार्ड लेके आओ, शील्ड लेके आओ। अरे भाई उसके पैसे लगते हैं, कभी पूछा है कितना पैसा लगता है? कोई नहीं पूछता। 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो गया फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स का। अभी ये फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है, ये स्टाइपेंड के लिए मांग करने के लिए आया, इनको स्टाइपेंड नहीं मिला, उनसे आप खर्चा करा रहे हो 50-60 हज़ार रुपये। कोई सीमा होती है ना, कोई डिसेंसी बोल की कुछ होती है, ये भी कुछ नहीं। इसके अलावा एकेडमिक्स का तो मैंने कह ही दिया। थीसिस की बात, थीसिस एक जो एकेडमिक सोल होता है, एकेडमिक जान जो होता है एक PG रेजिडेंट का, वो होता है थीसिस। ये जो थीसिस होता है ये एक रिसर्च होता है, जो कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है, और इसके लिए एक मेंटोर दिया जाता है। मेंटर को गाइड बोलते हैं। ये गाइड आइडियली NMC का गाइडलाइंस है कि ये कोई ऑफिशियल प्रोफेसर ही ये गाइड बनेगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर TP लाने जो आज रिटायर हो गए, जो कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते, वो यहाँ पे गाइड बन के बैठे। इनके अंडर 3 JR1 के रेजिडेंट, 3 JR2 के रेजिडेंट इनके अंडर है। कल को अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल आके क्वेश्चन करता है कि ऐसे किसी को आपने गाइड बनाया जो कोई पोजीशन होल्ड नहीं करता, तो ये जब पास आउट हो जाएंगे, इनके तो PG का जो एलिजिबल ये है क्रेडिबिलिटी है, वही खतरे में आ जाएगा। 5 साल बाद उनको पता पड़ेगा उनका PG कंप्लीट ही नहीं होगा क्योंकि उनका गाइड ही नहीं था कोई ऑफिशियल। ये छोड़ो, अभी जो गाइड है उनके पास हम जाके थक गए कि भाई टॉपिक दो, हमें टॉपिक दो। गाइड जो होगा, रिसर्च कौन सा टॉपिक पे होगा, ये गाइड अलॉट करता है कि ये टॉपिक पे तुम्हारा रिसर्च होगा। हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट के, कोई डरमैट का है, कोई सर्जरी का है, कोई फॉरेंसिक का है, उनको गाइड अलॉट होके उनका एथिकल कमेटी का एक प्रोसेस होता है, वो हो चुका है, बोर्ड्स का प्रोसेस हो चुका है। हमारा टॉपिक ही अलॉट नहीं हुआ है। अब क्या होता है, टॉपिक अलॉट नहीं होता है तो हमें थर्ड ईयर के एंड में जाके हमें टॉपिक अलॉट होगा। उस टाइम पे सिर पे एग्जाम का प्रेशर रहेगा, और जब ये टॉपिक अलॉट हो, हम झक मार के अगर हम लोग ये सब कर भी ले, हम लोग सबमिट भी कर दे, तो NMC का एक टाइम पीरियड रहता है कि इस टाइम पे आपको ये थीसिस सबमिट करना है। अगर आप वो नहीं करते हो तो उसके बाद एक दिन का आपको फाइन बढ़ता जाता है। हमारे सीनियर ने 15,000, 20,000, 25,000 के फाइन भर के ये लोग सबमिट कर रहे हैं अपना थीसिस। मतलब इनको कोई पड़ी नहीं है, इनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता। एक रेजिडेंट के प्रॉब्लम्स, एक रेजिडेंट के क्या फाइनेंशियल क्या इशू रहेंगे, उसका पर्सनल इशू क्या रहेंगे, क्या है, कुछ इनको लेना देना नहीं है। एकेडमिक्स कुछ लेना देना नहीं है इनके लिए। उनका कैटरैक्ट का एक फैक्ट्री है और हम वो कैटरैक्ट के फैक्ट्री के नट एंड बोल्ट है। हम लोग वो नट अगर चला जाए तो वो नया नट लगा देंगे, क्योंकि रेजिडेंट तो अभी बढ़ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सर्जरी उनका मेन टारगेट है, सर्जरी का नंबर्स, ये हम ओपनली बोल सकते हैं। ऐसा किसने, हम लोग कह तो रहे 2016-17 बैच ने कंप्लेन किया। हम जब आए, अभी काम का लोड इतना रहता है, मंडे एडमिशन होता है, ट्यूसडे ऑपरेशन थिएटर में काम करना पड़ता है, वेडनेसडे एडमिशन, थर्सडे ऑपरेशन थिएटर, फ्राइडे कभी कभी, सैटरडे कभी OT नहीं होता, लेकिन फ्राइडे तक काम। 5 दिन में आप इतना थक जाते हो कि सैटरडे संडे आप
सांस लेते हो, आपका जो नींद बचा हुआ है, हर दिन आप 2-2 3-3 घंटे में नींद करते हो, वो आप नींद लेते हो पहले। उसके बाद ये बात तो आप लोग को सबको पता है कि काफ़ी पावरफुल लोग हैं ये लोग, ये काफ़ी वेल कनेक्टेड लोग हैं। इनके अगेंस्ट पहले भी कंप्लेन हुआ है, फिर भी इनके अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी जो हम लोग ने कंप्लेन किया इस डिस्पाइट नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट, डॉक्टर लहानी के बेटे डॉक्टर सुमित सर आए, आके उन्होंने हम लोग ने वेडनेसडे को कंप्लेन किया, थर्सडे आए, फ्राइडे आए, संडे आके उन्होंने बहुत ही हल्के तरीके से लोगों को बोला कि विड्रॉ करो अपना कंप्लेन। उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठा है हमारे जे हॉस्पिटल में। उसके लिए जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे सारे उन्होंने क्या क्या बोला है, कौन से ऑपरेशन करते थे, क्यों करते थे, उसमें एचओडी भी है वो ग्रुप में, हमारे डॉक्टर रागिनी पारेख है उस ग्रुप में। उन्होंने बोला है हाँ डॉक्टर सुमित आप आओ इस दिन ऑपरेट करो, डॉक्टर सुमित बोले हाँ ठीक है मैं इस दिन ऑपरेट करता हूँ। हमने चैट पूरा स्क्रीनशॉट दे दिया है हमने। 28 लोगों का यहाँ पे इंक्वायरी बैठा था, 28 लोगों ने अपना खुद का लेटर लिखा है कि हमने क्या क्या देखा क्या नहीं देखा है, और इंक्वायरी का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा अभी, वो आप पता कर लो जे एडमिनिस्ट्रेशन से।